नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2.25 लाख परिवारों को मकान सौंपे। प्रधानमंत्री कल बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कोविड से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 78% के करीब। 80 नई विशेष यात्री रेलगाड़ियां आज से आरंभ। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी लाइनों पर शुरू। आसियान भारत की नई पंचवर्षीय कार्य योजना मंत्री स्तरीय कार्य बैठक में स्वीकार। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स फाइनल आज विक्टोरिया अजारेंका और नाओमी ओसाका के बीच होगा। समाचार संध्या में नईम अख्तर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में 12,000 गांवों में 2.25 लाख परिवारों को मकान सौंपे। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गृह प्रवेशम पट्टिका भी जारी की। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से देश के करोड़ों लोगों में अपना घर होने का सपना साकार होने का विश्वास जगा है। मध्य प्रदेश में सामूहिक गृह प्रवेश का ये समारोह 2.25 लाख गरीब परिवारों के लिए तो अपने जीवन का यादगार पल है ही। देश के हर बेघर को अपना पक्का घर देने के लिए भी एक बड़ा कदम है। ये कार्यक्रम देश के सभी बेघर साथियों को एक विश्वास देने वाला भी पल है। जिनका अब तक घर नहीं, एक दिन उनका भी घर बनेगा। आज का ये दिन करोड़ों देशवासियों के उस विश्वास को भी मजबूत करता है कि सही नीयत से बनाई गई सरकारी योजनाएं साकार भी होती हैं और उनके लाभार्थियों तक पहुंचती भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों की समस्याएं दूर करने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। मैं समझता हूं कि गरीबी को पराजित करना है, गरीबी से बाहर निकलना है, तो गरीब की ताकत बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। और हमारी कोशिश यही है कि गरीबी से मुक्ति पाने का, गरीबी हटाने का सबसे बड़ा रास्ता है गरीब को ताकतवर बनाना, और उस रास्ते को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और गरीब को अपनी लड़ाई लड़ने की जो ताकत मिल रही है, उसका परिणाम भी नजर आने लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना सिर्फ लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये गरीबों में आत्मविश्वास पैदा करने की भी है। ये जो योजना है वो सिर्फ मकान बनाने की योजना नहीं है, बल्कि गरीब को आत्मविश्वास देने की योजना है, ताकि वो छोटी छोटी समस्याओं जैसे घर, बिजली, पानी, ईंधन, ये रोजमर्रा की जो जद्दोजहद है ना, उससे वो बाहर निकलकर अपने काम में, अपने भविष्य के लिए, अपनी प्रगति के लिए अपना पूरा ध्यान लगा सके। श्री मोदी ने इसे आपदा को अवसर में बदलने का बेहतर उदाहरण बताते हुए कहा कि कोविड के विभिन्न चुनौतियों के बावजूद 18 लाख आवासों के निर्माण का काम पूरा कर लिया गया। इनमें से 1,75,000 आवास मध्य प्रदेश में ही बनाए गए हैं और निर्माण कार्य 125 दिन के बजाय 35 से 40 दिन में पूरा कर लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से निर्धनों का सपना पूरा करने के लिए इस योजना में अन्य योजनाओं को भी शामिल किया गया है। सरकार की अनेक योजनाओं को, जैसे मनरेगा, सौभाग्य, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, ऐसी अनेक योजनाओं को गरीब के घर के साथ जोड़ दिया है, ताकि सबकी ताकत से गरीब का सपना पूरा हो जाए। श्री मोदी ने कई जिलों के कुछ लाभार्थियों से भी बातचीत की। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज पक्का आवास मिलने से श्रीमान मुझे बहुत लाभ हुआ है। आज मेरी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी है। आवास के साथ
समृद्ध पर्यावास की 19 योजनाओं के माध्यम से मुझे उभरने का अवसर मिला। मेरा नाम तन्वी साहू है। मेरे पापा मम्मी को ये प्रधानमंत्री योजना से घर मिला है, इसलिए हम लोग बहुत खुश थे। और पहले हमारा घर ऐसे ही था, हम लोग बाहर खाना बनाते थे, बारिश होती थी, पानी भी भर जाता था, कभी कभी तो चूल्हा भी टूट जाता था, फिर मम्मी को बहुत परेशानी होती थी, इसलिए ये घर बना। हम लोग बहुत बहुत खुश हैं। हमें बहुत खुशी है। हमारे ऊपर छत है, पहले कच्चा घर था तो पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, लाइट भी चली जाती थी तो पढ़ भी नहीं पाते थे, तो कच्चा घर था, परेशानी होती थी पढ़ने में। अब हमें कोई परेशानी नहीं है, प्रधानमंत्री की कृपा से हम बहुत खुश हैं। पहले हमारे पास कच्चा मकान था, जिसके अंदर हम खाना भी खाते थे, पढ़ाई भी करते थे, जिसके अंदर सब कुछ रहता था। मोदी जी की योजना से हमारा बहुत बहुत फायदा हुआ है। हम बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। इस बातचीत का प्रसारण 16,440 ग्राम पंचायतों और 26,500 से अधिक गांवों में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में अब तक 17 लाख निर्धन परिवारों को योजना का लाभ मिल चुका है। एक घर का सपना गरीब के लिए साकार किया है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ किस्त के रूप में 1,80,000 हितग्राहियों को 654 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 20,30,000 आवासों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 17 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर गैस पाइपलाइन संवर्धन परियोजना और पूर्वी चंपारण और बांका में रसोई गैस भरने वाले 2 संयंत्रों की स्थापना की परियोजनाएं शामिल हैं। रसोई गैस भरने के इन संयंत्रों से राज्य की रसोई गैस की बढ़ती हुई मांग पूरी होगी, जिससे आत्मनिर्भर बिहार का सशक्तिकरण होगा। पूर्वी चंपारण और बांका में एलपीजी गैस भरने वाले संयंत्रों की संयुक्त क्षमता रोजाना 80,000 सिलेंडर भरने की होगी। बांका संयंत्र पर करीब 1 अरब 32 करोड़ रुपए और पूर्वी चंपारण संयंत्र पर लगभग 1 अरब 36 करोड़ रुपए की लागत आई है। दोनों संयंत्रों की परिकल्पना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत की गई थी। 193 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन खंड पारादीप हल्दिया दुर्गापुर गैस पाइपलाइन संवर्धन परियोजना का हिस्सा है, जिसकी आधारशिला पिछले साल 17 फरवरी को प्रधानमंत्री ने रखी थी। दुर्गापुर बांका खंड 679 किलोमीटर लंबी पारादीप हल्दिया दुर्गापुर रसोई गैस पाइपलाइन का विस्तार है, जिसके जरिए बिहार में बांका में नए रसोई गैस भरने के संयंत्र को गैस आपूर्ति की जाएगी। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि बिहार में दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की दैनिक उड़ानों के लिए बुकिंग सितंबर के अंत से शुरू हो जाएगी। बिहार में श्री पुरी ने आज बताया कि उड़ानें छठ पूजा से पहले नवंबर के पहले सप्ताह में प्रारंभ होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये विमान सेवा उत्तरी बिहार के 22 जिलों के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार अगले सप्ताह तक कुछ महत्वपूर्ण फैसले करेगी। नागर विमानन मंत्री ने दरभंगा और देवघर हवाई अड्डे के निर्माण कार्य में प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इनका काम अब पूरा होने को है। इस बीच राज्य के लोगों ने दरभंगा हवाई अड्डा से जल्द ही उड़ानें संचालित किए जाने की घोषणा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इन उड़ान सेवाओं से राज्य के मिथिलांचल क्षेत्रों की समस्याएं कम होंगी। मैं अनिल कुमार झा आज इतने हर्षित हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के उड़ान योजना के तहत यह दरभंगा में विद्यापति एरोड्राम यहाँ से अब उड़ान लोग भरेंगे और छठ में लोग यहाँ से वापस आएंगे। इसके लिए हरदीप पुरी जी को बार बार बधाई, आभार। जी हमर नाम भेल संजीव कुमार सुधाकर, लक्ष्मी सागर साधुगाछी मोहल्ला निवासी छी। आई हम बड़ प्रसन्न छी। बहुत प्रतीक्षित हमरा सबके दरभंगा हवाई अड्डा नवंबर से 1 तक उड़ान शुरू भ जेते, बहुत अपार खुशी भ रहल है। कोविड से पिछले 24 घंटों में 81,500 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। एक दिन में ठीक होने वालों की ये सबसे बड़ी संख्या है। देश में अब तक 36,24,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की दर 77.77% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
देश में कोरोना से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों से लगभग 3.8 गुना हो गई है। पिछले एक महीने में स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या में लगभग 100% से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार देखा जा रहा है और यह बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात समेत 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 80% से भी अधिक दर्ज किया गया है। देश में कोरोना के कारण दर्ज की गई मृत्यु दर भी वैश्विक औसत की तुलना में अतिशय कम लगभग 1.66% रही। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर 1% से भी कम है। पिछले 24 घंटों में लगभग 1200 मौतों के साथ अभी तक मरने वालों की कुल संख्या 77,472 पहुंच गई है। इसी समय काल में कुल सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 9,58,000 पहुंच गई है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 10,91,000 से अधिक जांच की गई। इन्हें मिलाकर अब तक 5,51,89,226 जांच की जा चुकी हैं। भारत में इस वर्ष जनवरी में केवल पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में ही इस तरह की जांच हो पा रही थी, जबकि अब 1,705 प्रयोगशालाओं में संक्रमण के नमूनों की अब जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज देश में कोविड महामारी का इलाज उपलब्ध करा रहे निजी अस्पतालों का एक ऑनलाइन सम्मेलन आयोजित किया। इससे कोरोना महामारी से होने वाली मृत्यु की संख्या में कमी लाने के लिए क्लिनिकल प्रोटोकॉल और अन्य प्रक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच मिला। इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सरकार का संकल्प दोहराते हुए कहा कि कोविड-19 के किसी भी रोगी को अस्पताल में भर्ती करने से मना नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी को सस्ता और आसानी से इलाज उपलब्ध कराने वाली स्वास्थ्य प्रणाली निर्मित करना उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों का उद्देश्य मृत्यु दर 1% से भी कम पर लाना है। सम्मेलन के दौरान मृत्यु दर में कमी लाने के लिए रोगियों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण से बचाने और उन्हें प्रोत्साहन देने पर भी चर्चा की गई। केरल में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज 2,885 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कोरोना के कारण आज 15 लोगों की मौत हो जाने के साथ राज्य में मृतकों की संख्या 425 हो गई है। इस बीच 1,944 लोगों के ठीक होने की भी खबर है। केरल में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 28,802 हो गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,000 से अधिक नए मामले सामने आने के बाद राज्य में इनकी संख्या 85,000 हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कोरोना संक्रमण से 30 रोगियों की मृत्यु होने के साथ ही मृतकों की संख्या 1,691 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 1,651 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 64,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 18,992 सक्रिय मामले हैं। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है और ऑक्सीजन का कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य शासन ने आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली हैं। विभिन्न राज्य सरकारों से भी समन्वय किया जा रहा है। प्रदेश में ऑक्सीजन उपलब्धता की निगरानी के लिए प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा संजय शुक्ला को दायित्व सौंपा गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुंबई में लंच बॉक्स ले जाने वाले डब्बा वालों ने राज्य सरकार से उन्हें स्थानीय रेलगाड़ियों, लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। फिलहाल कोविड महामारी के कारण स्थानीय रेलगाड़ियों में इनकी यात्रा प्रतिबंधित है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन रेलगाड़ियों में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही यात्रा कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार से डब्बा वालों को स्थानीय ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह करते हुए मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष तलेकर ने आज कहा कि डब्बा वाले भी आवश्यक सेवाओं का हिस्सा है, क्योंकि वे मुंबईकरों को भोजन पहुंचाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि अधिकांश कार्यालय अब कम क्षमता के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए लोग डब्बा वालों से दोबारा टिफिन सर्विस शुरू करने के लिए कह रहे हैं। करीब 5,000 डब्बा वाले हैं जो उपनगरीय क्षेत्रों से प्रतिदिन 2 लाख टिफिन शहर तक पहुंचाते हैं। वर्तमान में डब्बा वाले जो दक्षिण मुंबई क्षेत्र में अपनी साइकिल से पहुंच सकते हैं, वही कार्यालयों में भोजन पहुंचा पा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने खुद को अपने घर में क्वारंटाइन कर लिया है, क्योंकि उनके विभाग के 6 अधिकारियों और कर्मचारियों की कोविड रिपोर्ट जांच के बाद सकारात्मक पाई गई। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए से भी सवाल पूछ सकते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में मेदांता अस्पताल के मानसिक स्वास्थ्य विभाग में सलाहकार डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा ने लोगों को पुस्तक पढ़ना, संगीत सुनना, व्यायाम करना तथा ऐसी ही अन्य गतिविधियों में लगे रहने की सलाह दी है। डॉक्टर सौरभ ने कहा कि अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए और कोविड महामारी से संबंधित खबरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इन खबरों से बेचैनी जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। हम अपने आप को पॉजिटिव एडिक्शंस में एंगेज करें, जैसे राइटिंग, रीडिंग, क्रिएटिव आर्ट्स सच एज ड्राइंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, इस तरीके की चीजें, दीज ऑल क्वालिफाई एज पॉजिटिव एडिक्शन। म्यूजिक, ये सब पॉजिटिव एडिक्शंस है। ये स्ट्रेस रिड्यूस करने में हमारा बहुत मदद करते हैं। हम सोशली कनेक्टेड रहें एक दूसरे से, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन करें, बात करें लोगों से। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत PM जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और E-कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। एक सुनहरा भारत, नया भारत, तरक्की की राह पर लगातार आगे बढ़ता भारत। चाहे जल हो, आकाश या बर्फीली चोटियां, अपनी सीमाओं की दिन रात डटकर चौकसी करता भारत। गांव-गांव बिजली पानी पहुंचाता, स्कूल, अस्पताल, सड़कों का निर्माण करता भारत। सफलता की ऊंचाइयां चूमता, तकनीक के नए नए कीर्तिमान स्थापित करता भारत। विश्व स्तरीय इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और उद्यमियों की फसल उगाता भारत। इस उज्जवल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत की तरक्की को पोषित करते हैं आप अपने एडवांस टैक्स द्वारा। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करें। देश की प्रगति की राह को मजबूत करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2.25 लाख परिवारों को मकान सौंपे। प्रधानमंत्री कल बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कोविड से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 78% के करीब। 80 नई विशेष यात्री रेलगाड़ियां आज से शुरू। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी लाइनों पर आरंभ। आसियान भारत की नई पंचवर्षीय कार्य योजना मंत्री स्तरीय बैठक में स्वीकृत। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स फाइनल आज रात विक्टोरिया अजारेंका और नाओमी ओसाका के बीच। रेल विभाग 80 नई स्पेशल यात्री गाड़ियां आज से शुरू कर रहा है। ये रेलगाड़ियां पूरी तरह आरक्षित होंगी। इनके लिए बुकिंग बृहस्पतिवार से शुरू हो चुकी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि ये रेलगाड़ियां मौजूदा 30 स्पेशल राजधानी की तरह की रेलगाड़ियों और 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। एक रिपोर्ट।
यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इन 80 रेलगाड़ियों को चलाने का फैसला किया गया है। इन रेलगाड़ियों में वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, लखनऊ शताब्दी और गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस भी शामिल है। ये रेलगाड़ियां पहले से चलाई जा रही 30 स्पेशल राजधानी और 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होगी। रेल पटरियों पर दौड़ने वाली स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़कर अब 310 हो गई है। रेलवे देश के विभिन्न क्षेत्रों से मांग और प्रतीक्षा सूचियों पर नजर रख रहा है। जरूरत पड़ने पर उचित समय में और रेलगाड़ियां चलाई जा सकती हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महाराष्ट्र में किसान रेल लोकप्रिय होती जा रही है। कोरोना महामारी के वर्तमान दौर में किसान रेल पश्चिमी महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई है। मध्य रेलवे के अनुसार पिछले महीने करीब 1128 टन अनार पश्चिमी महाराष्ट्र से उत्तर भारत के शहरों को भेजे गए। महाराष्ट्र के नाशिक, पुणे और सोलापुर जिलों में अनार की बागवानी की जाती है। किसान रेल के शुरू होने से इन बागबानों को बड़ा फायदा हुआ है। सप्ताह में 3 दिन चलने वाली इस मालगाड़ी से किसान कम लागत पर अपनी उपज दूर दूर तक भेज पा रहे हैं और ढुलाई की दर कम होने से उन्हें बड़ा फायदा हो रहा है। अनार के अलावा किसान कई फल और सब्जियां भी दूसरे इलाकों को भेज रहे हैं। दिल्ली मेट्रो रेल सेवाएं आज से सभी लाइनों पर उपलब्ध हो गई हैं। दिल्ली मेट्रो के अनुसार अब सभी लाइनों पर मेट्रो सेवा सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक उपलब्ध है। यात्रा के दौरान कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। करीब 5 महीने तक बंद रहने के बाद सोमवार से मेट्रो की सेवा आंशिक रूप से शुरू की गई थी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज देश के पहले कोरोना हवाई अड्डा जांच केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये सुविधा टर्मिनल 3 पर शुरू की गई है। इससे शहर में आने वाले और संबद्ध घरेलू यात्रा करने वाले लोगों की यात्रा सुरक्षित हो सकेगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाने वाले लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये जांच केंद्र 4 से 6 घंटों में रिपोर्ट दे देगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड जांच अनिवार्य नहीं है, लेकिन वो अपनी जांच कराकर 7 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन से छूट ले सकते हैं। केंद्र सरकार के पेंशनभोगी इस वर्ष जीवन प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस से वृद्धों को सुरक्षित रखने के लिए तिथि बढ़ाने का ये निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगी इस वर्ष 1 अक्टूबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। श्री सिंह ने बताया कि सभी केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगी इस वर्ष 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। कार्मिक राज्य मंत्री ने बताया कि बढ़ाई गई तिथि की अवधि के दौरान पेंशनभोगियों को निर्बाध पेंशन मिलती रहेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पूर्व सैनिकों पर हमले की पूरी तरह से अस्वीकार्य और निंदनीय है। उन्होंने मुंबई में उपद्रवियों के हमले का शिकार हुए नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी मदन शर्मा से बात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। श्री सिंह ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश में इस महीने के शुरू में ऊपरी सुबनसिरी जिले में नाचो से लापता हुए 5 युवाओं को आज भारतीय सेना को सौंप दिया। भारतीय सेना ने इस बारे में 8 सितंबर को चीन की सेना से संपर्क किया था। इनका पता लगने के बाद चीन की सेना ने इन्हें सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद किबिटू में भारतीय सेना को सौंप दिया। अब उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन में रखने के बाद उनके परिवारों को सौंप दिया जाएगा। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात संसद के समक्ष मुद्दे विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से 10 बजे तक इंद्रप्रस्थ और FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। अंग्रेजी में इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट कार्यक्रम रात 9:30 बजे से 10 बजे तक राजधानी और FM रेनबो पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इंजीनियरिंग स्नातक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जी-मेन का परिणाम रिकॉर्ड 4 दिन में घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में 24 अभ्यर्थियों ने प्रतिशतक अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षा में 8,41,000 अभ्यर्थियों ने नामांकन भरा था, जिनमें से 6,35,000 शामिल हुए। परीक्षा में भाग लेने वाले एक छात्र ने आकाशवाणी से बातचीत में परीक्षा केंद्र के बारे में बताया।
मेरा नाम प्रियांक सिन्हा है और मैंने एक साल ड्रॉप करके जेई की तैयारी करी थी। मैंने कोचिंग ली थी इंस्टीट्यूट से और तैयारी करी थी और इस बार मैंने जेई मेंस क्लियर भी करा। मेरा सेंटर पड़ा था पीतमपुरा में, अभिनव पब्लिक स्कूल में। तो वहाँ बच्चों की जो संख्या थी वो तो नॉर्मल से कम थी। एक्चुअली पिछले साल से ही ये सिस्टम हो गया था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर तो रिजल्ट आ जाता था। अभी मेरी रैंक तो अच्छी आ गई है थोड़ी, 47,000 के आसपास। तो मेरे को लगता है कि अच्छे कॉलेज में बढ़िया ब्रांच मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश ने कारोबारी सुविधा की सूची में 10 पायदान की छलांग लगाकर देश में दूसरा स्थान बना लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रैंकिंग में सुधार लाने में निवेश मित्र पोर्टल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश में निवेश की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल कर दी गई है और अब कोई भी देश में या विदेश में किसी भी जगह अपने दफ्तर में बैठकर सिर्फ एक क्लिक के जरिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर सकता है। अपर मुख्य सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि प्रदेश की रैंकिंग बेहतर करने में निवेश मित्र पोर्टल की अहम भूमिका रही है और पूरे देश में मौजूद ऐसे पोर्टलों में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। पहले 60 सुविधाओं से शुरू हुआ था। आज की डेट में 146 सेवाएं उसमें 20 विभागों की हैं। अगले 5-6 महीने में इस सुविधाओं की संख्या बढ़ के 200 से भी आगे निकल जाएगी। काफी सुविधाएं इस पे हुई हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको अपनी भूमि पे मानचित्र का स्वीकृति करानी है तो आप मानचित्र भी कंप्यूटर के रूप में ही उसको पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं और वो स्वीकृति भी पोर्टल से हो जाता है। आपको भूमि के लिए आवेदन करना है वो भी कर सकते हैं। आपको फायर क्लियरेंस है तो लगभग जो भी चीजें उद्यमियों को चाहिए वो सभी पोर्टल के माध्यम से बहुत आसानी से उनको मिल जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन्वेस्टर समिट 2018 में शुरू किए जाने के बाद से 2 सालों के भीतर इस पोर्टल पर 2,30,000 के करीब आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 94% से ज्यादा आवेदनों की प्रक्रिया को पूरा करते हुए उद्यमियों को संबंधित पत्र जारी कर दिए गए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएमजय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज थाईलैंड के विदेश मंत्री डॉन प्रमुदविनई के साथ आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। इसमें भारत सहित आसियान देशों के 10 विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में नई आसियान भारत कार्य योजना 2021-25 संबंधी प्रस्ताव भी पारित किया गया। मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी से निपटने में सहयोग को सुदृढ़ करने के बारे में चर्चा की और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर विचार विनिमय किया। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका का सामना जापान की नाओमी ओसाका से होगा। सेमीफाइनल में अजारेंका ने सेरेना विलियम्स को और ओसाका ने जेनिफर ब्रेडी को पराजित किया था। पुरुष सिंगल्स फाइनल में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 तथा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में भी सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 26 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे तथा कुछ स्थानों पर सामान्य बारिश हो सकती है। तापमान 27 और 34
30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शहर में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 13 जबकि अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शहर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। लद्दाख में भी आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 14 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं गिलगित में तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। यहां भी आसमान साफ रहने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में सामान्यतः आसमान साफ रह सकता है। तापमान 19 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2.25 लाख परिवारों को मकान सौंपे। प्रधानमंत्री कल बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कोविड से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 78% के करीब। 80 नई विशेष यात्री रेलगाड़ियां आज से आरंभ। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी लाइनों पर शुरू। आसियान भारत की नई पंचवर्षीय कार्य योजना मंत्री स्तरीय बैठक में स्वीकृत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।